सस्ते आटे की रोटियां। वैसे तो संगमपुर गांव में आटा चक्की की और भी 3-4 दुकानें थी, पर गांव के लोग सबसे ज्यादा रामलाल की दुकान से ही आटा खरीदते थे। रामलाल कहाँ थे 2 दिन से? साली की शादी में दूसरे गांव गया हुआ था भैया जी। अच्छा, तभी 2 दिन दुकान नहीं खुली। लाओ 10 किलो आटा तोल दो। कल घर में आटा खत्म हो गया, दूसरी दुकान से मजबूरी में 1 किलो आटा ले गया। एक टाइम रोटी बनाई, किसी ने ठीक से खाई भी नहीं। तुम्हारी चक्की के आटे में और गांव की बाकी चक्कियों के आटे में जमीन आसमान का फर्क है भैया। भैया जी, अब आपको खुद ही फर्क पता चल गया होगा महंगे और सस्ते आटे की रोटियों में। आप कहते हो ना मेरी दुकान का आटा बाकी दुकानों से महंगा क्यों है, बस यही वजह है। मुझे एक दिन ग्राहक नहीं बुलाना। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ ताकि मेरे ग्राहक मुझे छोड़कर कहीं ना जाए। मैं भी अपने ग्राहकों की पसंद नापसंद और सेहत का पूरा ख्याल रखता हूँ। भैया जी, भले ही महंगा आटा बेचता हूँ पर नंबर 1 गेहूं इस्तेमाल करता हूँ। ग्राहकों को रामलाल की दुकान के आटे की ही आदत थी। रामलाल के बंधे हुए ग्राहक हर महीने 20-20 किलो आटा खरीदने आते ही थे। रामलाल भी बढ़िया गेहूं के आटे को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता था। रामलाल की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। माँ शांति और पत्नी उर्मिला के साथ वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। अरे बेटा, आज आने में बहुत देर कर दी। माँ, गेहूं साफ करवाने में समय लग गया। तुम तो जानती हो मैं अपनी आंखों के सामने खड़े होकर गेहूं साफ करवाता हूँ, मुझे तभी तसल्ली होती है। तुम भी अजीब हो। अरे नौकर किस लिए रखे हुए हैं, अपने आप उन्हें साफ करने दिया करो, तुम क्यों खड़े रहते हो? उर्मिला, अपने काम के लिए साथ खड़ा होना पड़ता है, वरना नौकर जल्दबाजी में काम करते हैं। अगर मैं साथ में खड़ा होता हूँ तो वह तसल्ली से गेहूं को साफ करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जरा सी भी भूल की वजह से मेरा काम खराब हो। गांव के सारे ग्राहक मेरी ईमानदारी और बढ़िया आटा देखकर ही तो मेरी दुकान पर आते हैं। बिल्कुल सही कहा राम बेटा। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, और यदि किसी भी काम में बेईमानी आ जाए तो फिर उस काम को बर्बाद ही समझो। मेरा बेटा ईमानदारी से काम करता आया है और हमेशा ईमानदारी से ही काम करेगा, और ईश्वर उसे आगे भी ऐसे ही सफलता देंगे। रामलाल और उसकी माँ ईमानदारी पर बहुत विश्वास करते थे। रामलाल ने सदा से ही ईमानदारी का मार्ग अपनाया और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता रहा। एक दिन रामलाल की साली, जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, घर पर रहने आई हुई थी। इस बीच रामलाल का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें रामलाल के पैर में चोट आई। रामलाल चल नहीं सकता था, पर दुकान पर बैठना बहुत जरूरी था। दीदी, जब तक जीजाजी ठीक नहीं होते तब तक मैं और तुम काम संभाल लेते हैं। अभी 1 महीने तक तो मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुनो, मैं और कमला कल से ही आटे का सारा काम संभाल लेते हैं। कर पाओगी तुम दोनों, क्योंकि बहुत समझदारी से सारा काम करना होता है। पुराने ग्राहक बंधे हुए हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे रामलाल, कैसी तबीयत है भैया? अरे अभी तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है भैया। पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, समय लगेगा। अरे तुम्हारी दुकान से सब आटा खरीदते थे, अब सबको बहुत परेशानी हो रही है। सब यही आस लगाए बैठे हैं कि कब तुम दुकान खोलो और कब हम सब तुम्हारी दुकान से आटा खरीदें। भैया, अब आप चिंता मत करो, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं दुकान संभालूंगी। आप सबको आटा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है भाभी जी, अच्छा चलता हूँ। आदमी के जाने के बाद उर्मिला की सास उसकी प्रशंसा करने लगी, साथ ही उसे समझाया भी। देखो बहू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दुख में अपने पति का साथ दे रही हो, पर एक बात याद रखना, जिस तरह मेरा बेटा ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत के साथ काम करता आया है, तुम्हें भी वैसा ही करना है, ताकि हमारा ये काम वैसा ही चलता रहे जैसा हमेशा से चलता आया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। और काकी, मैं भी तो हूँ दीदी के साथ, दीदी को अकेले परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, उर्मिला को अकेलापन महसूस नहीं होगा। तुम दोनों बहनें मिलकर काम संभाल लो। रामलाल ने उर्मिला को सारा काम समझा दिया, और अगले दिन से ही उर्मिला अपनी बहन कमला के साथ मिलकर दुकान पर बैठ गई। दुकान खुली देखकर ग्राहक बहुत खुश हुए। चलो अच्छा है आज दुकान खुली है, वरना मैं तो सोच रही थी किसी और दुकान से आटा खरीदना पड़ेगा तो रोटियां अच्छी नहीं बनेंगी। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अब ये दुकान रोज खुलेगी। मैं इस दुकान पर रोज बैठूंगी। सही है, पति का साथ दे रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। रामलाल भैया की किस्मत तो बहुत अच्छी है, जरूर उन्होंने पुण्य कर्म किए होंगे जो तुम्हारी जैसी पत्नी उन्हें मिली। मुझे 20 किलो आटा तोल दो। दीदी, तुम पैसे लो, मैं आटा तौल देती हूँ। हाँ, तू तौल दे। पर राजू क्यों नहीं आ रहा? या तो उसको पता नहीं कि हम दुकान पर बैठने लगे। एक काम करते हैं, राजू को घर पर बोलते हुए जाएंगे, कल से वो भी दुकान पर आ जाएगा। राजू रामलाल की दुकान पर काम करने वाला नौकर था। दुकान बंद थी, इस वजह से राजू भी घर पर ही था। पर रास्ते में जाते हुए उर्मिला ने राजू को अगले दिन आने के लिए कह दिया। अगले दिन से राजू भी उर्मिला और कमला की मदद के लिए फिर से दुकान पर काम करने लगा।
उर्मिला दीदी गेहूं खत्म हो गई है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, खरीदने जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कल तू हमारे साथ चलना, हम गेहूं खरीद लाएंगे। दीदी गेहूं को लाकर धोना भी तो पड़ेगा। वो हम बाद में देखेंगे, पहले खरीद तो लाए। अगले दिन उर्मिला और कमला राजू के साथ उसी दुकान पर गेहूं खरीदने जाती हैं, जहाँ से रामलाल गेहूं खरीदता था। ये तो बड़ी महंगी गेहूं है, इससे सस्ती गेहूं नहीं है क्या? रामलाल जी यही गेहूं लेकर जाते हैं। इस गेहूं के आटे की रोटियां बढ़िया बनती हैं, बस थोड़ा महंगा है पर रामलाल को यही पसंद है। दीदी बात सुनो, इधर आओ। हाँ क्या हुआ? दीदी जीजा जी तो पागल है, इतना महंगा गेहूं खरीद कर महंगा आटा बेचने में क्या ही मुनाफा होता होगा। अगर हम सस्ता गेहूं खरीद कर महंगे में बेच दे तो लोग जीजा जी की ईमानदारी को अच्छे से जानते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार करके तो देखो दीदी, देखना बहुत कमाई होगी। कह तो तू सही रही है, ठीक है तो हम सस्ती वाली गेहूं खरीद लेते हैं। सस्ता आटा उसी दाम पर बेचेंगे जिस दाम पर महंगा बिकता था। उर्मिला ने कमला के कहने पर सस्ता वाला गेहूं खरीद लिया और उसने गेहूं को साफ भी नहीं किया, ऐसे दुकान पर रख दिया। उर्मिला दीदी आपने गेहूं को धुलवाया नहीं, इसमें कोई कंकड़ पत्थर होंगे तो साथ में ही पिस जाएंगे। राजू हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम गेहूं को धोकर सुखाएं फिर पीसें। राजू तू यहाँ पर नौकर है, इसलिए ज्यादा बीच में बोलना तेरे लिए सही नहीं है, वरना हम तेरी जगह किसी और को रख लेंगे जो चुप रहता हो। वही हुआ जिस बात के लिए राजू उर्मिला और कमला को रोक रहा था। अरे पकड़ो अपना आटा वापस, ये वो आटा है ही नहीं जो रामलाल भैया से हम खरीद कर ले जाते थे। ये आटा बहुत सस्ता है, इतनी घटिया रोटियां बनी हैं इस आटे की पूछो मत। सारी रोटियां सूख गई और आटे में कंकड़ पत्थर जैसा किरकिरा स्वाद भी आ रहा था। बहन जी सस्ते आटे की रोटियां ही बनानी हो तो हम इस दुकान से क्यों खरीदेंगे? हम तो महंगा आटा खरीदने आते हैं ताकि हमें बढ़िया रोटियां मिल सकें, पर ये महंगे दामों में आटा बेचकर सस्ता आटा दे रही है। मेरा आटा भी वापस ले लो भाई। उस दिन उर्मिला को बहुत बुरा लगा, उसकी एक गलती की वजह से सारे लोग आटा वापस करके गए, जिससे उर्मिला को बहुत नुकसान हुआ। दीदी कहाँ जा रही हो? रुको तो, महंगी और बढ़िया गेहूं लेने जा रही हूँ ताकि दुकान पर फिर से वही आटा बेच सकूं जो तुम्हारे जीजा जी बेचते आए हैं। राजू चल मेरे साथ चल, ये सारी गेहूं वापस करनी है और इसकी जगह वही गेहूं खरीद कर लाएंगे जो तुम्हारे मालिक खरीदते आए हैं। गेहूं को अच्छे से साफ करके धोकर सुखाकर फिर दुकान पर पीसना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कमला तू दुकान पर बैठ, मैं राजू के साथ होकर आती हूँ। उर्मिला को पता था कि आज जो गलती हुई है अगर उसे दोबारा दोहराया गया तो उसके पति का बना बनाया व्यवसाय और बनी बनाई इज्जत खराब हो जाएगी। उसने अपनी गलती को सुधारा और सस्ता आटा बेचना बंद कर दिया। अब वो वही आटा बेचती थी जो रामलाल बेचा करता था। कुछ समय बाद जब रामलाल ठीक हो गया तब वैसे का वैसा ही उसका काम मिला जैसा वो हमेशा से करता आ रहा था। काम और कमाई में कोई कमी नहीं हुई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बेईमानी से कमाई तो हो जाती है पर वो कमाई हमेशा नहीं रहती। इसलिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाओ जो हमेशा तरक्की में हमारी मदद करता है। कार चला रहा अभिषेक अपनी माँ और पत्नी के साथ बाजार जा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग आजादपुर मंडी से होकर गुजरने लगे तो आशा देवी झट से अपने बेटे से बोली, अरे बाप रे अभिषेक बेटा, गाड़ी जल्दी जल्दी भगा ले, आगे मंडी आने वाली है, कहीं सब्जियों को देखते ही तेरी बीवी का दिमाग फिर से खराब हो जाए और उन्हें लेने की जिद करे। बिल्कुल सही कहा माँ। कार में बैठी रिया खामोशी से उनकी ये बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सब्जी मंडी से होकर गुजरती है जहाँ काफी सारे सब्जी के ठेले लगे हुए थे। सब्जी के उन ठेलों को देख रिया का चेहरा मायूस और आंखें नम हो जाती हैं। वो धीमे से स्वर में बोलती है, सुनिए ना, वो एक आधी सब्जी। शट अप यार रिया, तुम्हारे ड्रामे फिर शुरू हो गए। मना कर दिया ना नहीं लेनी सब्जी। मेरा बड़ा मन है जी, मैंने कब से हरी सब्जी नहीं खाई। और आगे खाने के बारे में सोचना भी मत, समझो तुम्हारा इन सब्जियों से अब नाता टूट चुका है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। और रिया बहू, अब तुम अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में हो समझी, तो यहाँ तुम्हें हमारे हिसाब से ही चलना होगा, वही खाना होगा जो सब खाते हैं। और इतना ही शौक है ना सब्जियां खाने का, तो ऐसा करो तुम ना आटे की सब्जी बनाकर खा लिया करो। उन सब की बातें सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती हैं। मुरझाए हुए चेहरे और नम आंखों के साथ वो गाड़ी में बैठी हुई उन सब्जियों के ठेले को बड़े गौर से देख रही थी। तभी उसकी पलकों से आंसू की बूंदें गिरने लगती हैं। तो वो सबसे अपना दुख छुपाए उन आंसुओं को पूछती है। कुछ देर बाद वो चिकन और फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। वाह वाह, आ गई हमारी मंजिल, ये है बहू तेरी हकीकत, और अब तू इसे जितना जल्दी अपना ले वही तेरे लिए सही है। अभिषेक बेटा ऐसा कर दो, 2 किलो फ्रेश चिकन और 2 किलो मछली करवा ले। हाय, मेरे तो सोचते हुए अभी से मुंह में पानी आ गया। अभिषेक जल्दी से जाकर 2 किलो चिकन और 2 किलो मछली पैक करवा लेता है और बेचारी रिया अपनी नाक को दोनों हाथों से ढककर एक कोने में खड़ी थी। कुछ देर बाद वो सब लेकर
वो लोग अपने घर आ जाते हैं। वाह वाह, लगता है आज तो खूब सारा गोश्त आया घर में। भाभी ऐसा करना, मेरे लिए तो तुम चिकन बिरयानी बना देना और मेरे लिए मछली के पकौड़े बहू। भाई मैं तो हमेशा की तरह अपना वही फेवरेट चिकन रोस्टेड ही खाऊंगा, इसीलिए मेरे लिए तो तुम वही बना देना। इसी तरह सभी अपनी अपनी फरमाइश बताकर चले गए, लेकिन किसी ने एक बार भी रिया की फरमाइश जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या खाना चाहती थी। मेरी पसंद का तो किसी को ख्याल ही नहीं। रिया सबकी पसंद का खाना बनाकर उन्हें देती है और खुद भी मन मार कर वही खाती है। दरअसल रिया के ससुराल वालों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक था और इसलिए उसके यहाँ हर वक्त फ्रिज बस मीट मच्छी से भरा रहता। जबकि रिया एक किसान की बेटी थी जिसने बचपन से ही अपने खेत में उगने वाली सब्जियां ही खाई थी, लेकिन जब से वो ब्याह कर अपने ससुराल के आई वो तो जैसे सब्जियों की शक्ल ही भूल गई। ना जाने कैसी लत है यहाँ सबके इस नॉनवेज को खाने की। कद्दू, पालक, बैंगन, गोभी ये सब तो अब बस सपने में ही दिखते हैं या माँ के घर जाकर नसीब होते हैं। यहाँ तो सबको बस इस नॉनवेज से ही प्यार है। सब जहाँ बड़े मजे से वो नॉनवेज खा रहे थे, वहीं बेचारी रिया थोड़ी सी बिरयानी के चावल खाती है जिन्हें वो मन मार कर खा रही थी। ऐसे कुछ दिन बाद एक रोज गली में सब्जी वाला आता है। गोभी, बैंगन, सीताफल, बीन्स ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनकर रिया झट से अपनी सास के पास जाती है। माँ जी वो सब्जी ले लो ना। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी ये घास फूस नहीं खाता, समझी? हम क्या तुझे भेड़ बकरी लगते हैं जो तू हमें ये चारा खिलाने पर तुली हुई है? लेकिन माँ जी सब्जियों में बुराई ही क्या है? उनसे भी तो हमें कितने सारे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। कह दिया ना, हमारे यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही बनता है, वही बनेगा। वैसे भी बेचारे मेरे दोनों बच्चे कितने कमजोर होते जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी रसोई में तो यही पकेगा, फिर चाहे किसी को खाना हो या ना खाना हो। सास को अपने बेटा बेटी की फिक्र थी, लेकिन अपनी बहू की नहीं। एक बार फिर बेचारी बहू अपना मन मार कर उन सब की पसंद का मीट बनाने लगती है। ऐसे दिन बीतते गए। एक रोज उसकी सास यानी कि गायत्री के मायके से उसके भाई की बेटी मोहिनी की शादी का कार्ड आया। अभिषेक बेटा, अपनी मोहिनी की शादी तय हो गई है, हम सबको वहाँ जाना होगा। तू ऐसा कर, ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले ले। अपनी मोहिनी की शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ, मैं आज ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। अब वो सभी शादी में जाने की तैयारी कर लेते हैं और 3 दिन बाद रामपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। आ गए तुम लोग, कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। गायत्री बहन, तुम जरा पूजा का सामान देख लो, सब सही से आ गया है या नहीं। और रिया बहू, तुम मोहिनी के कपड़े और उसको तैयार करने का काम संभाल लेना। हाँ, वैसे भी वो कब से कह रही थी कि रिया भाभी मुझे तैयार करेगी। जी ठीक है मामी जी। फिर शाम को रिया मोहिनी को तैयार कर देती है। शादी का पंडाल सजकर तैयार हो चुका था। शादी वाले दिन भी वहाँ पर मीट मच्छी बनी हुई थी, साथ ही वेज खाना भी वहाँ बना हुआ था। आज तो मैं पेट भरकर नॉनवेज खाना खाऊंगी। ना जाने नॉनवेज खाकर इन लोगों का मन क्यों नहीं भरता। कुछ देर बाद मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। इधर रिया भी दुल्हन को तैयार करने के बाद खुद भी तैयार हो जाती है। तभी शादी के पंडाल में एक तरफ से कुछ शोर आने लगता है। हे राम, छी छी छी, ये कैसा घोर कलयुग है। जहाँ मांस पका है वहीं ये वेज खाना भी बना है। इन्होंने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया। मनमोहन जी, क्या आपको पता नहीं, लड़के वालों को मांस मछली से सख्त नफरत है। वो तो ये सब खाते भी नहीं, और आपने उसी जगह वेज खाना बनवा दिया जहाँ नॉन वेज बना है। कुछ देर में बाराती आने वाले हैं, अगर लड़के वालों ने ये सब देख लिया ना तो ऐसा ना हो कहीं बारात ही वापस ले जाए। उनके लिए अब दूसरी तरफ शुद्ध शाकाहारी सब्जियां बनवाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? तू घबरा क्यों रहा है मोहन? जल्दी से दूसरी जगह सब्जी बनाने का इंतजाम करवा दे। आप समझ नहीं रही दीदी, वो बात ये कि जो हलवाई बुक किए थे वो दूर के गांव से थे और वो सब अब जा चुके हैं। साथ ही सब्जियां भी सारी खत्म हो गई हैं, अब पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। और इतनी रात को शहर जाकर सब्जी लाएंगे तो काफी देर हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। कहीं इस नॉनवेज के कारण आज मेरी बेटी की शादी न टूट जाए। ये सब बातें रिया सुन रही थी और वो जल्दी से रसोई में जाती है और कुछ बनाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक से रसोई से बड़ी अच्छी महक आने लगती है। कुछ देर बाद पारुल अंदर से कटोरियों में सब्जी लेकर आती है। माँ, इसे टेस्ट कीजिए, कैसी बनी है? मामा मामी जी, आप भी लीजिए इसे, महक तो बड़ी अच्छी आ रही है। फिर वो सब जैसे उस सब्जी को टेस्ट करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा था। वाह बेटी, ये तो बड़ी ही अच्छी सब्जी बनी है, लेकिन ये सब्जी है कौन सी? टेस्टी तो होगी, मेरी भाभी ने जो बनाई है। तभी रिया भी बाहर आ जाती है। बहू, सब्जी तो बड़ी ही कमाल की बनी है, लेकिन ये सब्जी है कौन सी? घर में तो कोई सब्जी थी ही नहीं। मामी जी, ये आटे की सब्जी है। क्या बहू, आटे की सब्जी? हाँ माँ जी, खाने के लिए तरस गई थी। अपने मायके में मैं यही सब खाकर बड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ आप घर में सब्जी लाती नहीं थी और नॉनवेज मुझसे खाया नहीं जाता था, इसलिए मैंने YouTube पर देखकर ये आटे की सब्जी बनाना सीखा।
ये राजस्थानी डिश है जिसे चक्की की सब्जी भी कहा जाता है। किसी जमाने में ये सब्जी सिर्फ राजस्थान की रॉयल फैमिली के लिए बनती थी। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। सच में मुझे नहीं पता था मेरी बहू इतनी होशियार है। बहू, हमसे गलती हो गई जो हमने तेरी पसंद का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अब से मैं वादा करती हूँ, अब से हमारे घर में सब्जियाँ भी आएंगी। तुझे हमें ऐसी टेस्टी सब्जी बनाकर खिलानी होगी। हाँ। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है। मैं वादा करती हूँ माँ जी। कुछ देर बाद बारात आ जाती है और लड़के वाले और बाराती भी जब वो आटे की बनी हुई सब्जी खाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। हमें खुशी है कि हमने इतने अच्छे घर में रिश्ता जोड़ा। वो सभी उनकी खूब तारीफ करते हैं और खुशी खुशी मोहिनी को विदा कर ले जाते हैं। कुछ दिन के बाद अब रिया की सास भी अपने घर में सब्जियां लेकर आती, साथ ही कभी कभी उससे आटे की सब्जी बनाने को भी कहती। अब रिया अपने ससुराल में खुश थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर खुशी थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी ससुराल में हर औरत की यही कहानी है। वो अपनी पसंद की सब्जी खाने के लिए तरस जाती है। उसे आज भी अपनी पसंद को पीछे रखते हुए, सब जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने परिवार की पसंद का ध्यान रखकर ही खाना बनाना होता है और बहू को मजबूरी में वही खाना होता है। परिवार की पसंद का ख्याल रखते रखते कहीं न कहीं बहू अपनी पसंद तो जैसे भूल ही जाती है। इसलिए उसकी पसंद का ध्यान रखें, क्योंकि असल में उस परिवार की रीढ़ तो वही है जिससे घर आंगन खुशहाल रहता है।